हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू Z1 ट्यूटोरियल्स। लास्ट टाइम हमने एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ा था और उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट सीरीज देखी थी कि कौन कौन सी सीरीज वहां पे आती है। जैसे कि लाइमन सीरीज वहां पे हमने पढ़ी है, बाल्मर पढ़ी है, पास्चन है पढ़ी है, ब्रैकेट सीरीज पढ़ी है, फंड सीरीज एंड हम्फ्री सीरीज। ये हमारे पास कुछ एक सीरीज हमने पढ़ी थी जो आपके पास एमिशन लाइंस की फॉर्म में वहां पे आती है। और एक और चीज हमने वहां पे पढ़ा था, क्या? रेडबर्ग फॉर्मूला। और एक चीज हमने यहाँ वहां पे यूज करी थी, क्या? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या निकाला था हमने वहां पे? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग बोहर पोस्टुलेट्स। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं। क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब हम थोड़ा सा जो लाइन स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का, वो क्वांटिटेटिवली कैसे निकल सकता है, कहां से? बोहर पोस्टुलेट्स से। क्योंकि आपको पता है बोहर पोस्टुलेट्स दिए गए हैं, तो वहां पे आपके पास उन पोस्टुलेट्स के थ्रू हमने क्या निकालना है? यही रेडबर्ग फॉर्मूला निकाल के देखना है। तो आप लोगों को पहले ही पता है कि अगर मेरे पास यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बोहर क्या होता है, देयर इज डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द ऑर्बिट्स। अगर आपके पास डिफरेंट है एनर्जीज होंगी, किसके पास? ऑर्बिट्स के पास, तो इसका मतलब उनका जो डिफरेंस रहने वाला वो भी क्या रहने वाला है? डिफरेंट रहने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास, मैंने यहाँ पे देखिए दो ऑर्बिट्स बना दी। एक ऑर्बिट का नाम लिख दिया फाइनल ऑर्बिटल ऑर्बिट, सॉरी, और दूसरी जो ऑर्बिट है उसका नाम रख दिया इनिशियल ऑर्बिट। क्योंकि फाइनल से इलेक्ट्रॉन वापस कहां पे आएगा? इनिशियल में आएगा। तो फाइनल लिख दिया और दूसरा क्या लिख दिया? इनिशियल लिख दिया। अब आपके पास यहाँ पे अगर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, किसकी? जो दोनों ऑर्बिट्स हैं उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा? डेल्टा ई के बराबर होगा। तो डेल्टा ई विल बी इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अब अगर आपके पास डेल्टा ई इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल आ गए, तो आपको पहले भी पता है कि मैंने आपको पहले ही एक एनर्जी का रिलेशनशिप निकाल के बताया था। मैंने आपको बताया था कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या? माइनस आर एच इंटू क्या? 1/n स्क्वेयर। अब आपके पास वही रिलेशनशिप मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूं। तो आपको पता है कि अगर मैं फाइनल की फॉर्म में लिखूंगा तो n क्या हो जाएगा? फाइनल यहाँ पे हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं? ई फाइनल, दैट इज क्या? एनर्जी ऑफ फाइनल ऑर्बिट, दैट विल बी इक्वल टू क्या? आर एच, सॉरी माइनस लगाना तो पड़ेगा, माइनस आर एच और यहाँ पे क्या? एन एफ का स्क्वेयर। एंड साथ में यहाँ पे जो ई इनिशियल है उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस आर एच ओवर एन आई का स्क्वेयर। अब आपके पास यहाँ पे अगर मैं इस रेडबर्ग कांस्टेंट की बात करता हूं, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे एक्सप्रेस करूं, तो इसकी जो वैल्यू आती है दैट कम्स आउट टू बी 2.18 into 10⁻18 जूल्स पर एटम। रेडबर्ग कांस्टेंट है आर एच और उसकी जो वैल्यू होती है, अगर मैं जूल्स पर एटम में देखूं तो कितनी आती है? 2.18 into 10⁻18 जूल्स। उसके बाद आपके पास अगर मैं डेल्टा ई की वैल्यू निकालूं यहाँ पे, तो डेल्टा ई क्या होता है? ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। मैंने ऊपर लिखा है ये चीज, तो इसका मतलब मैंने फाइनल की वैल्यू जो यहाँ पे लिखी पीछे, वो यहाँ पे लिखने वाला हूं और इनिशियल की भी वैल्यू वहां पे लिखने वाला हूं। तो आपके पास यहाँ पे डेल्टा ई विल बी इक्वल टू ई फाइनल की वैल्यू क्या है आपके पास? माइनस आर एच ओवर एन एफ का स्क्वेयर। साथ में पहले ही माइनस है, तो माइनस मैंने ऐसे इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए, अब आपके पास दूसरा भी क्या है आपके पास यहाँ पे? माइनस आर एच ओवर एन आई का स्क्वेयर। अब आपके पास देखिए, अगर मैं यहाँ पे इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा रीअरेंज करूं, मतलब माइनस को और रीअरेंज करूं, कि माइनस माइनस व्हाट प्लस, तो आपके पास ये जो रिलेशनशिप है वो क्या बन जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू आर एच इंटू एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस एन फाइनल का स्क्वायर। ये सिंपल सा आपके पास रिलेशनशिप था जो रेडबर्ग फॉर्मूला के थ्रू आपके पास आया था, और यही आपके पास किसके थ्रू आ गया? बोहर पोस्टुलेट के थ्रू आपके पास आ गया है। अब आपको पता है कि रेडबर्ग फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, मतलब रेडबर्ग कांस्टेंट के अगर मेरे पास वैल्यू है वो कितनी है? 2.18 into 10⁻18 जूल्स। अगर आपके पास रेडबर्ग जो कांस्टेंट है उसकी इतनी वैल्यू है, तो आप इसको और दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 2.18 into 10⁻⁻18
18 जूल्स इंटू 1 ओवर एन आई का स्क्वायर माइनस एन एफ का स्क्वायर। 1 ओवर क्या होगा, एन एफ का स्क्वायर। अच्छा, अब आपके पास अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी की टर्म में रिप्रेजेंट करूं तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? बहुत सिंपल है, आपको पता है डेल्टा ई इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एच न्यू के बराबर होता है। मैंने डेल्टा ई की वैल्यू ऊपर निकाल दी है। क्या निकाली है ऊपर? डेल्टा ई की वैल्यू मैंने ऊपर निकाल दी है। अगर मैंने डेल्टा ई की वैल्यू वहां पे निकाली हुई है तो आपके पास यहाँ पे डेल्टा ई विल बी इक्वल टू क्या, एच न्यू, एंड न्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा ई ओवर एच। क्योंकि न्यू अगर मैं निकाल दूं यहां से तो आपके पास एच कहां चला जाएगा, दूसरी तरफ। तो आपके पास क्या बन गया, न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई ओवर एच। अब आपके पास अगर न्यू डेल्टा ई ओवर एच आ गया है तो उसका मतलब जो ऊपर रिलेशनशिप बना है, रेडबर्ग फॉर्मूला जो दूसरा बना है ऊपर, उसमें मेरे को उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एच से। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो क्या आ गया, न्यू इक्वल टू डेल्टा ई ओवर एच दैट विल बी इक्वल टू क्या, आर एच ओवर एच, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट है, इनटू क्या, 1 ओवर एन आई का स्क्वायर माइनस एन एफ का स्क्वायर। तो हमारे पास देखिए ऊपर आपके पास जो वैल्यू है वो आर एच की कितनी है, 2.18 इंटू 10⁻18 जूल्स, एंड नीचे जो आपके पास वैल्यू है दैट इज 6.626। एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल्स सेकेंड। तो आपके पास यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा साथ में इसके, 1 ओवर एन आई का स्क्वायर माइनस एन एफ का, सॉरी 1 ओवर एन एफ का स्क्वायर। अब आपके पास ये रिलेशनशिप यहाँ पे बन गया है, तो इन दोनों को मैं डिवाइड कर सकता हूँ, जो दो वैल्यूज हैं। जब मैंने डिवाइड किया तो आपके पास जो वैल्यू यहाँ पे आती है वो आती है हर्ट्ज में, और आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे दैट इज 3.29 इंटू 10⁻15। कितना आ जाएगा, 10⁻15 इंटू 1 ओवर एन आई का स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन एफ का स्क्वायर। हर्ट्स में आ गई, आप दूसरे फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो पर सेकंड की फॉर्म में आ गई, दैट इज द यूनिट्स ऑफ क्या, फ्रीक्वेंसी की टर्म में ये वैल्यूज आपके पास आ गई है। तो चलिए अब थोड़ा वेव नंबर की टर्म में देख लेते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर देखते हैं, तो वेव नंबर किसके बराबर होता है, न्यू डैश इज इक्वल टू क्या, न्यू ओवर सी। अब न्यू डैश क्या होता है आपके पास, न्यू ओवर सी होता है। आपको पता है वेव नंबर किसके बराबर होता है, न्यू डैश इक्वल टू न्यू ओवर सी। तो न्यू डैश किसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि न्यू मैंने निकाल दिया है, तो मेरे को जो लास्ट रिलेशनशिप मेरे पास आया है उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, सी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दैट इज इक्वल टू क्या, न्यू डैश विल बी इक्वल टू न्यू ओवर सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऊपर जो रिलेशनशिप आया वो क्या आया, आर एच ओवर क्या, एच सी इंटू क्या, 1 ओवर एन आई का स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन एफ का स्क्वायर। दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू 3.29 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि आपके वेलोसिटी की यही यूनिट है, इंटू क्या हो जाएगा 1 ओवर एन आई का स्क्वायर माइनस क्या 1 ओवर एन एफ का स्क्वायर। अब आपके पास ये जो वैल्यू आती है, अगर मैं न्यू डैश में इसको देखूं तो आपको बहुत सिंपल सा था कि जैसे आपको लास्ट टाइम आर एच की मैंने जितनी वैल्यू बताई थी वही यहाँ पे आ जाती है। तो मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1.09677 इंटू क्या 10⁻7 इंटू क्या 1 ओवर एन आई का स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन एफ का स्क्वायर मीटर इनवर्स। तो मीटर इनवर्स में ये वैल्यू आ जाती है। तो चलिए अब इसको, इसी रिलेशनशिप को थोड़ा आगे लेके जाते हैं, कहां तक, एब्जॉर्प्शन और एमिशन तक। अब आपके पास अगर मैंने यहाँ पे कहा कि अगर आपके पास एब्जॉर्प्शनल फिनोमिनन है, तो एब्जॉर्प्शनल फिनोमिनन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर लेवल से हमेशा हायर लेवल पे जाता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होती है। तो चलिए देखते हैं ऐसा कैसे हो सकता है इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली। आपको पता है अगर लोअर से हायर में जाएगा तो आपके पास मीन्स टू से, अब आपके पास क्या होगा, एन फाइनल विल बी ग्रेटर देन एन आई। वो तो आपको पता ही है कि आपके पास क्या होगा, एन फाइनल ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू एन आई। तो आपके पास जो ओवरऑल टर्म है यहाँ पे कौन सी, ये जो आपके पास थी कौन सी, एन ओवर 1 ओवर एन आई स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन एफ का स्क्वायर, ये ओवरऑल जो है टर्म्स क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये पॉजिटिव बन जाएगी। और अगर ये पॉजिटिव बन गई तो मीन्स टू से अब आपके पास जो एनर्जी डेल्टा ई की वैल्यू है वो क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। तो इसलिए आपके पास जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है उसमें क्या होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होती है। और एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रा में एनएफ विल बी लेस देन एनआई। अगर एनएफ इज लेस देन एनआई होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो टर्म है क्या हो जाएगा आपके पास,
जो टर्म है उसमें कौन सी 1/ni का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर, वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और इसलिए जो डेल्टा ई की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और एनर्जी क्या हो जाएगी वहां पे रिलीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी वहां पे एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अब आपके पास यही रिलेशनशिप जो है वो हम थोड़ा सा और आगे मॉडिफाई करते हैं। मतलब कि अगर आपके पास हाइड्रोजन लाइक एटम्स की बात करूं या आयंस की बात करूं, एटम्स तो हो नहीं सकते लेकिन आयंस हो सकते हैं हाइड्रोजन लाइक, जिसमें आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, उनकी बात करता हूं, तो वहां पे आपके पास इस रिलेशनशिप को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, और जो आपके पास यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन होती है वो आपके एटॉमिक नंबर को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। तो मतलब कि अब आपके पास जो रिलेशनशिप फॉर अदर हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए होगा, वो रिलेशनशिप यहाँ पे लिखते हैं हम क्या, 1/लैम्डा इक्वल टू क्या, न्यू डैश इज इक्वल टू क्या, r इंटू 1/ni का सॉरी n1 का स्क्वायर माइनस n1/n2 का स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, z का स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पे z हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया, दैट इज एटॉमिक नंबर की वैल्यू हमने इसमें ऐड कर दी। तो अब आपके पास जैसे हीलियम का पॉजिटिव ले लेता हूं, तो z की वैल्यू हीलियम के लिए क्या होती है, 2 होती है। अब आपके पास लिथियम के लिए वैल्यू में अगर लिखना चाहता हूं, तो लिथियम क्या हो जाएगा आपके पास 2 पॉजिटिव हो जाएगा, तभी वो 1 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बचेगा, तो अब आपके पास z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट जो है, जो आयंस हैं, जो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, उनके लिए भी आपके पास क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, वेव नंबर की वैल्यू निकाल सकते हैं, या एनर्जीज की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सारे काम इस रेडबर्ग इक्वेशन से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्या, बोहर्स इक्वेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। अब थोड़ा बोहर की इक्वेशन देखते हैं, किसके लिए, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। मतलब हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, अगर उसकी मैं एनर्जी देखनी है तो कैसे मैं देख सकता हूं, तो इसको हम अभी डिराइव करने वाले हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो हमारे पास लास्ट रिलेशनशिप जो मैंने आपको डिस्कस किया था, इसका एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने कहा था कि वो क्या करेंगे, हम डिराइव करेंगे। तो अब हम इसकी डेरिवेशन करने वाले हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि बोहर के अकॉर्डिंगली हमने कौन सा क्या मॉडल हमने उसका कंसीडर किया है, कौन सा हाइड्रोजन एटम। तो बोहर के अकॉर्डिंगली सेंटर में एक आपके पास क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, जिसपे मैं चार्ज कंसीडर कर सकता हूं प्लस Ze, क्योंकि वहां पे क्या है, प्रोटॉन्स हैं, तो उस पे जो चार्ज है दैट इज कंसीडर्ड एज प्लस Ze, एंड आपके पास यहाँ पे इज द चार्ज ओवर इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, यहाँ पे चार्ज ओवर इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बाहर आपके पास ऑर्बिट में क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, दैट इज क्या, सर्कुलर पाथ में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि आपके पास यहाँ जो Ze है, जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो उसकी वजह से उसके ऊपर एक फोर्स बन रही है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके ऊपर बन रही है। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके ऊपर बन रही है, तो देयर विल बी ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ रिपल्शन आल्सो। तो अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करूं, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जो हमने +1 में फिजिक्स के कुछ एक रिलेशनशिप पढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंगली तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इलेक्ट्रॉन की वो क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू mv² ओवर क्या, r। अगर आपके पास वहां पे mv² ओवर r आ गया है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, दूसरी फोर्स, दैट इज क्या, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Ze एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज -e। तो अब हमने क्या करना है, हमने जो आपके पास न्यूक्लियर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रही है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रही है, जो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रही है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो उसको कैसे निकाल सकता हूं, बड़ा सिंपल है, दैट विल बी इक्वल टू क्या, Ze इंटू क्या, e ओवर r स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू Ze² ओवर r स्क्वायर। मैं कांस्टेंट क्वांटिटीज की बात नहीं कर रहा अभी, मीडियम जो है दोनों के लिए क्या है, सेम है। व्हेन देखिए, अगर आपके पास दोनों की दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, mv² ओवर r इज इक्वल टू क्या, Ze² ओवर क्या, r स्क्वायर। mv² ओवर r किसके बराबर आ गया, Ze² ओवर r स्क्वायर। मींस टू से v² किसके बराबर आ गया, इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, r चला गया दूसरी तरफ, m चला गया नीचे चला गया, तो क्या बन गया, ये
v स्क्वायर विल बी इक्वल टू जेड ई स्क्वायर ओवर एम आर। अब आपके पास बोहर के अकॉर्डिंगली जो एंगुलर मोमेंटम है दैट विल बी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, जिससे आपके पास क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल भी आपके पास ओरिजिन में आया है। तो हम इसके अकॉर्डिंगली क्या लिख सकते हैं कि आपके पास mvr जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम है वो किसके बराबर होने वाला है, दैट विल बी इक्वल टू क्या nh ओवर 2 पाई। तो अगर आपके पास ये nh ओवर 2 पाई मैंने लिख दिया है तो v किसके बराबर हो जाएगा, v विल बी इक्वल टू क्या nh ओवर 2 पाई mr। यहां से मैं आराम से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली, यहां से क्या मैंने कर ली, वेलोसिटी की वैल्यू आराम से निकाल ली है। तो अब आपके पास मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे क्या कर सकता हूं, v का स्क्वायर कर सकता हूं। तो जैसे ही मैंने v का स्क्वायर किया तो आपके पास क्या बन गया, दैट विल बी इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर क्या 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर और साथ में क्या हो जाएगा r स्क्वायर। तो अब आपके पास v स्क्वायर की वैल्यू जब हमने निकाल ली यहाँ पे, तो स्क्वायर की फॉर्म में ये वैल्यू आपके पास आ गई। तो आपके पास आपको पता है जो v स्क्वायर ऊपर आपके पास आया था वो क्या आया था, जेड ई स्क्वायर ओवर एम आर, और दूसरा आपके पास नीचे इस इक्वेशन में आया हुआ है। तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम, तो दोनों को इक्वेट करते हैं तो क्या आ गया, जेड ई स्क्वायर ओवर क्या एम आर दैट विल बी इक्वल टू क्या एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर क्या 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। अब आपके पास हम यहाँ पे जेड ई स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जेड ई स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि अब आपके पास क्या है, जेड ई स्क्वायर ऊपर है तो एम आर कहाँ जाएगा, दूसरी तरफ। तो आपके पास अगर मैं एम आर दूसरी तरफ ले गया तो जो आपके पास एम स्क्वायर आर स्क्वायर है वो कट जाएगा। तो आपके पास क्या बन गया यहाँ पे, जेड ई स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर क्या 4 पाई स्क्वायर इंटू क्या होगा एम आर। अब मुझे आर की अगर वैल्यू निकालनी है तो इजिली निकल सकती है यहाँ से। कैसे, अगर मैं आर उस तरफ ले जाऊं और जेड ई स्क्वायर इस तरफ ले जाऊं तो आपके पास क्या निकल जाएगा, रेडियस। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे निकल सकता है, दैट विल बी इक्वल टू क्या एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर और साथ में क्या जाएगा z, क्या जाएगा साथ में z। तो अब आपके पास हमने ये निकाल दिया क्या, आपके पास रेडियस, इस क्या निकाल दिया, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जो आपके पास किसी ऑर्बिट का रेडियस है उसका हमने वो यहाँ पे निकाल लिया है। तो चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं किसकी तरफ, जो टोटल एनर्जी है किसी इलेक्ट्रॉन की वो क्या होती है जब वो किसी nth ऑर्बिट में अगर वो मूव करता है तो वो क्या होगी यहाँ पे। तो आपको पता है कि जो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की मैं बात करता हूं तो दैट विल बी इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या पोटेंशियल एनर्जी। अगर यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो मीन्स टू से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी दिया है 1/2 mv स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दैट इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर ओवर आर एन माइनस जेड ई स्क्वायर ओवर आर एन इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब आपके पास अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है तो अब आपके पास टोटल एनर्जी क्या आ गई, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर है प्लस क्या आ गया, प्लस ब्रैकेट में क्या आ गया माइनस जेड ई स्क्वायर ओवर आर एन, तो मतलब ये माइनस की टर्म आ गई। अब अगर मैं mv स्क्वायर की बात करूं तो mv स्क्वायर किसके बराबर होता है, जेड ई स्क्वायर ओवर आर एन, क्योंकि मैंने इक्वेशन जो पीछे लिखी थी, एक इक्वेशन जब हम क्या कर रहे थे, वेलोसिटी की वैल्यू निकाल रहे थे, कहां से इक्वेट करके, टू फोर्सेस को इक्वेट करके, दैट इज क्या आपके पास सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उस टाइम आपके पास हमने क्या निकाली है, वेलोसिटी की वैल्यू निकाली है। तो अगर हम उस इक्वेशन में देखें तो अगर मैं वहां से क्या निकालूं, mv स्क्वायर निकालूं, तो हमारे पास mv स्क्वायर किसके बराबर आएगा, जेड ई स्क्वायर ओवर आर एन। तो ये आपके जेड ई स्क्वायर ओवर आर एन जो है वो कहां सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मुझे वो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जो हमारे पास अभी लास्ट इक्वेशन जो बनी है उसमें। तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं इसी वैल्यू को, कौन सी, mv स्क्वायर की, इसमें जो हमारी पीछे इक्वेशन है, जो एनर्जी की, टोटल एनर्जी की इक्वेशन है बनी हुई उसमें। तो चलिए अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो आपके पास क्या किया, तो आपके पास एनर्जी क्या आ जाएगी, जेड ई स्क्वायर ओवर क्या 2rn माइनस क्या आ जाएगा, जेड ई स्क्वायर ओवर आर एन इक्वल टू क्या आ गया। अब आपके पास मैंने जब इसको माइनस कर लिया तो आपके पास क्या आ गया, माइनस जेड ई स्क्वायर ओवर 2rn। तो आपके पास ये आपके पास अभी तक क्या आई है, एनर्जी क्या आ गई है आपके पास, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलिए अब थोड़ा सा जो आपके पास देखिए यहाँ पे आर की जो वैल्यू है वो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कहां से, जो हमारे पास ऊपर रिलेशनशिप था। क्या लिख सकते हैं हम, देखिए यहाँ पे दैट विल बी इक्वल टू, जब मैं आर की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूं तो क्या आ गया आपके पास, देखिए यहाँ पे E विल बी इक्वल टू क्या
माइनस जेड ई स्क्वेयर ओवर 2 इंटू क्या आ गया 4 पाई स्क्वेयर एम ई रेज टू पावर 2 ओवर क्या एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। ये आपके पास यहाँ पे रिलेशनशिप आ गया है। तो अगर आपके पास ये रिलेशनशिप यहाँ पे आ गया है, क्योंकि मैंने ऊपर से वैल्यू आपके पास ऐड करी यहाँ पे, तो आपके पास जो एनर्जी ऑफ nth इलेक्ट्रॉन आ गया वो क्या आ गया, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर एम ई रेज टू पावर 4 जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गई, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। और ये आपके पास हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए भी आपके पास आ गई है, इसके लिए भी हम निकाल सकते हैं। अगर मैं इस कांस्टेंट क्वांटिटीज को अगर मैं सॉल्व करूं तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं। अगर मैं जूल्स पर एटम की वैल्यू मैंने निकालूं तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10⁻18 ओवर एन स्क्वायर। तो जूल्स पर एटम में ये एनर्जी की वैल्यू आ सकती है किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। अगर आपके पास मैं इसी को आगे सॉल्व करूं किसकी टर्म में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में निकालूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में इसकी जो एनर्जी आती है दैट इज माइनस 13.595 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर एन स्क्वायर। ये किसमें है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है पर एटम पर की केस में। अगर मुझे क्या निकालना है पर मोल के टर्म में, तो पर मोल के टर्म में मैं इसको जब निकालता हूं तो ये वैल्यू आती है कितनी, माइनस 1311.8 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर किलो जूल्स पर मोल। तो इस तरीके से अगर मैं n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू करता हूं तो आपके पास किसकी वैल्यू आना शुरू हो जाती है, एनर्जी। किसकी वैल्यू आना शुरू हो जाती है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आना शुरू होती है। तो होप सो आप लोगों को पता चल गया हो, इजी रिलेशनशिप है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप लोगों ने पूछ लेना है। अगर हाइड्रोजन लाइक आयंस की बात करूं तो क्या होने वाला है, तो सिंपल है कि आपने z स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। z मतलब आपके पास क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू है। ये क्या है, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, चार्ज की जो आपके पास न्यूक्लियर चार्ज है, एटॉमिक नंबर के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, तो उसके फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। मैंने एक रिलेशनशिप देखिए यहाँ पे लिख दिया कि क्या En इज इक्वल टू क्या माइनस 2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर जूल्स। तो आपके पास ये निकाल दी हमने किसकी, हाइड्रोजन लाइक आयन के फॉर्म में। अगर आपके पास आयन है तो उसकी एनर्जी की वैल्यूज। अगर मुझे बोहर रेडियस निकालना है तो बड़ा सिंपल है, बोहर रेडियस कैसे निकाल सकता हूं, आपके पास पीछे जो रिलेशनशिप आया है आर का, वो क्या आया था आपके पास, वो आया था दैट विल बी इक्वल टू क्या एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड। तो अब आपके पास ये आपके पास रिलेशनशिप वहां पे आया था। तो मतलब कि यहाँ पे आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो कौन सी हैं, एच आपके पास कांस्टेंट है, आपके पास पाई यहाँ पे कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है। तो मींस टू से अब आपके पास यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बोलूं तो हाइड्रोजन के लिए Z1 है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर नॉट दैट इज या आर एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए नॉट इंटू क्या एन स्क्वायर। क्योंकि ए नॉट जो आ गया ये आपके पास रिलेशन, जो आपके पास कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं उसको मैंने ए नॉट लिखा है। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं तो एक आती है किसके बराबर, ये आती है कितनी 52.9 पिकोमीटर के बराबर आती है। तो मतलब कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट ऑर्बिट में है तो कितनी आने वाली है एन की वैल्यू, दैट इज डायरेक्टली 52.9 पिकोमीटर। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड ऑर्बिट में है तो आपके पास एनर्जी की वैल्यू कितनी आने वाली है, मतलब किससे 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो आपके पास क्या आ जाएगी 52.9 इंटू 4, तो आपके पास आ जाएगी 211.6 पिकोमीटर। तो इस तरीके से थर्ड एंड फोर्थ के लिए भी निकाल सकते हैं आप लोग। इस रिलेशनशिप को आप आगे ले जा सकते हो कैसे, अगर मैंने इसी में क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है, सॉरी रेडियस निकालना है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन किस में, आपके पास हाइड्रोजन लाइक आयंस में है, तो कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक आयंस में आपके पास क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, तो आपके पास मतलब चार्ज बढ़ जाएगा उसमें। तो चार्ज बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, कम टू क्लोजर टू द न्यूक्लियस आएगा। तो आपके पास उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे रेडियस निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, आपके पास यही रिलेशनशिप क्या रहेगा, z को हम नहीं हटाने वाले, z को एज सच रख देते हैं। तो मतलब क्या रिलेशनशिप बन गया है यहाँ पे, आर एन विल बी इक्वल टू क्या ए नॉट इंटू क्या एन का स्क्वायर ओवर क्या z। अगर आपके पास ये रिलेशनशिप बन गया है तो आर एन विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, देखिए आर एन विल बी इक्वल टू क्या आर एन जो हाइड्रोजन एटम का है, या आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि ए नॉट इंटू क्या
n की स्क्वायर है, n स्क्वायर है, तो आपके पास n की वैल्यू क्या रहने वाली है? n की वैल्यू रहने वाली है जो जिस ऑर्बिट में हम इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मतलब यहाँ पे निकालने वाले हैं। और z आपके पास जैसे हीलियम लाइक एटम्स हैं, जैसे हीलियम लाइक अगर आयंस हैं तो आपके पास क्या होगा? हीलियम लाइक आयंस मतलब यहाँ पे जैसे एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो उसके पास एटॉमिक नंबर होगा 2, तो आप उसमें z की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? 2। तो इसके बेसिस पे आप यहाँ पे वैल्यूज निकाल सकते हो। किसकी किसकी निकाल सकते हैं? रेडियस की। किसके? हाइड्रोजन लाइक आयंस की भी निकाल सकते हैं। अब उसके बाद अगर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट निकालनी है तो बहुत सिंपल है कि वेलोसिटी जो है किसी भी अगर इलेक्ट्रॉन की निकालनी है किसी ऑर्बिट में तो उसको निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ए रिलेशनशिप दैट इज इक्वल टू v इक्वल टू क्या? nh ओवर 2 पाई mr। ये रिलेशनशिप कहां से निकला है? ये निकला था आपके पास कहां से? जो एंगुलर मोमेंटम हमने कहा था किसके बराबर है? nh ओवर 2 पाई के बराबर है, क्योंकि ये बोहर का ही पोस्टुलेट है, उससे ही ये आपके पास क्या निकली? वेलोसिटी निकली है। तो अगर मैंने यहाँ वहां पे उसके थ्रू अगर वेलोसिटी यहाँ पे निकाल ली तो आपके पास r की यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे nh ओवर 2 पाई m इंटू क्या आ जाएगा? 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर z डिवाइडेड बाई क्या? n स्क्वायर ओवर h स्क्वायर। तो मतलब कि आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटीज को मैं यहाँ पे जो कट रही है पहले तो वो काट दीजिए और कांस्टेंट क्वांटिटीज को सब्स्टिट्यूट करता हूं तो आपके पास देखिए क्या बच गया यहाँ पे v इक्वल टू क्या? 2.19 इंटू 10⁻⁶ z ओवर n। अब आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी मतलब आपके पास बचा क्या था पीछे रिलेशनशिप में? उसमें बचा था क्या? v इक्वल टू क्या? 2 पाई e स्क्वायर z ओवर nh, क्योंकि और जो है कट गई है तो आपके पास सिर्फ यही आपके पास यहाँ पे बचता है। तो आपके पास यहाँ पे जो रिलेशनशिप बचा है ओवरऑल अगर मैं इस रिलेशनशिप की बात करूं तो क्या बन गया है ये? v इक्वल टू 2.19 इंटू 10⁻⁶ z ओवर n मीटर्स पर सेकेंड। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट में आप क्या कर सकते हो? वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो ये आपके पास क्या था? ये आपके पास वेलोसिटी निकालने का तरीका था। तो होप सो आपको ये पता चल गया हो। नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा सा देखेंगे क्या? क्वांटाइजेशन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का जो प्रिंसिपल दिया है क्या बोहर ने, वहां से कैसे निकलता है ये वो देख लेंगे और साथ में क्या देखेंगे? थोड़ी सी लिमिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में देखेंगे। कौन कौन सी लिमिटेशन है किसकी? बोहर एटॉमिक थ्योरी की। उसके बाद हम चलने वाले हैं उसके बाद क्या? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की तरफ और थोड़ा सा देखेंगे क्या? डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट के बारे में भी देखेंगे हम कि क्या है डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। तो नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक्स है क्वाइट इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।